Training number also 8. So the topic for today's in-house training is protection of child rights. So we come back right. First of all, let's define who is a child. So, as per the common sense or the common definition, a child is a human being who is not mature enough to take his or her decisions. But law has also prescribed the age limit. And the protection of child right, the age of child has been defined below the age of 18. So one we can define as a human being who is not mature enough to take his or her decisions. And law has given an age also, that is 18 years of age. Whosoever is below the age of 18 years, the law or the scope of protection of child rights include them. So child rights are specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18. And child right firstly defined by the United Nations, and they have a convention, and that convention is universally binding on each and every children, irrespective of the countries or regions they belong to. So that age is applicable to all countries. Yeah. UN Charter is applicable to all those countries who is a authorized signatory on United Nations list. So whosoever is the member of the United Nations, the law applicable universally to everybody who is below the age of 18. First we should understand what is the condition of children and what is the need of protection of child right in our country. So I'll give you the brief introduction of our country. India has a lot of diversity in custom, tradition and languages, of which Hindi is the most used. India is a vast country and among the top developing nations of the world. India is among the top 5 fastest developing nation across the globe. Despite the fact that India has shown remarkable progress in terms of economic growth with an average of 7.3 over the past 5 years, 7.3 एब्सोल्यूट नंबर्स में आपको कम लग सकता है, लेकिन जापान या जो मैच्योर्ड इकोनॉमी है लाइक यूके, यूएस, उनका ग्रोथ रेट बिलो 2% रहता है। बैंक में आप पैसा जमा करते हो, आपको कितना ब्याज मिलता है ऑन एन एवरेज बताइए कोई? 5 से 6% चलता है। एफडी पे भी अभी लगता है 6-6.5% है, करंट अकाउंट पे 3.5-4%। यूएसए में इंटरेस्ट रेट जो है बैंक में अगर आप पैसा जमा करते हो तो 0.2% है, यानी साल में 1% का 5वां हिस्सा आपको इंटरेस्ट मिलता है। वो भी सारे बैंक्स नहीं देते हैं। बहुत सारे बैंक्स में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हो, पैसा जमा करते हो, तो आपसे वो चार्ज लेते हैं अकाउंट मेंटेन करने का। और एक टाइम में 93-94 में जब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई थी, उस समय बैंक का इंटरेस्ट रेट वाज एवर 10%, और उस समय एफडी का जो पैसा होता था वो 5 साल में डबल होता था। आपने पीछे बहुत पहले का ये सुना होगा कि एफडी जो है 5-5.5 साल में पहले डबल होता था। सर इंडिया में ही किसान विकास पत्र और ये सब बहुत सारे एनआईसी जो थे 10 साल 5 साल में हो जाते हैं। हाँ, हो जाते थे, अब है नहीं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी बहुत पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट था, सेविंग इंस्ट्रूमेंट। एनएससी पे अभी भी बैंक से ज्यादा इंटरेस्ट है। हाँ तो भी सर वो 9 ईयर और 7 मंथ्स। हाँ, It continues to face persistent poverty and inequality. इंडिया हम लोग बहुत लास्ट 20 ईयर से आफ्टर ग्लोबलाइजेशन 93 में जब मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट किया था, यानी कि बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वाले हम लोग मना करते थे, ये सेक्टर में हम लोग इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, इस सेक्टर में नहीं लेंगे, बैंकिंग में नहीं लेंगे, इंश्योरेंस में नहीं लेंगे, स्टील में नहीं लेंगे, फार्मेसी में नहीं लेंगे।
ये हम लोगों ने अपने इकोनॉमी को क्लोज करके रखा हुआ था, क्योंकि हमें डर लगता था कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं मोनोपोली सिचुएशन ना वो डेवलप कर ले और हमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए बहुत ज्यादा चार्ज देना पड़े। तो इस डर से हम लोगों ने क्या किया था, दो डर था। एक ये डर था कि वो मोनोपोली स्टेटस पहले डेवलप कर लेंगे और प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस पे हमें ब्लैकमेल करेंगे। दूसरा डर था कि हमारे जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थे वो इतने कॉम्पिटिटिव नहीं थे कि बाहर से अगर कॉम्पिटिशन आता तो हमारे कंपनी सर्वाइव कर पाते। ये दो फियर के कारण 92 93 तक हम लोगों ने अपने सारे विंडोज को क्लोज करके रखा हुआ था और बहुत मिनिमम फॉरेन इन्वेस्टमेंट हम लोग एक्सेप्ट करते थे। 93 में मनमोहन सिंह गवर्नमेंट, मनमोहन सिंह एज अ फाइनेंस मिनिस्टर took a bold step and he has opened all the doors of the economy। तो 93 के बाद परसिस्टेंट ग्रोथ रहा है इंडिया में बहुत ज्यादा। 2000 से 2005 के बीच में बहुत 98 से 2005 के बीच में इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छा रहा। थोड़ा कांग्रेस गवर्नमेंट में फिर से डाउन हुआ था, उसके बाद फिर अप हो रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया हैज अ परसिस्टेंट पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। Despite significant progress in addressing poverty, access to education, the results have mainly been uneven. India's children continue to face some of the hardest conditions anywhere in the world, with high malnutrition rates, child labor, forced begging and childhood illness। आप देखिए मुजफ्फरपुर में, गोरखपुर में वो इंफेसिलाइटिस एक बीमारी थी, अभी तक उसका पूरा इलाज है ना, अभी तक उसका पूरा इलाज नहीं हुआ है। योगी गवर्नमेंट बनने के बाद थोड़ा सा वहाँ मेडिकल अटेंशन हुआ है, वायरस स्टडी के लिए वहाँ पे रिसर्च सेंटर बना है, तब जाके थोड़ा कंट्रोल्ड है। नहीं तो बच्चे आप समझ लीजिए मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में और गोरखपुर में हर साल 150-200 बच्चे वो कौन सी बीमारी बोलते थे, दिमागी बीमारी या कुछ बोलते थे, इंफेसिलाइटिस का वो मेनिंजाइटिस नहीं, इंफेसिलाइटिस या कुछ करने की बीमारी की नाम है। बहुत लोगों ने ये थ्योरी दिया कि मुजफ्फरपुर में इसलिए हो रहा है क्योंकि लीची के कारण कोई वायरस आता है, चमकी बुखार, और गोरखपुर में भी था। तो अब ये दोनों जगह थोड़ा कम हुआ है। गोरखपुर में तो बहुत कम हो गया है, जो डेथ थे वो 10 के नीचे आ गए हैं एवरी ईयर, लेकिन मुजफ्फरपुर में अभी भी लगता है कि डेथ उतने कम नहीं हुआ जितने गोरखपुर में गवर्नमेंट ने काम किया है। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि चाइल्ड राइट क्या है और चाइल्ड के राइट्स की नीड क्या है। चाइल्ड राइट अगर हम लोग बेसिक में डिफाइन करें लेमन में, तो भाई वो राइट्स जो चाइल्डहुड को प्रोटेक्ट करें, उनको मेंटल डेवलपमेंट मिले, उनको अच्छा हेल्थ कंडीशंस मिले, उनको लर्निंग एंड स्टडिंग के सारे अपॉर्चुनिटीज मिले और उनको नरिशमेंट मिले। और नरिशमेंट ही शायद एक ऐसा फैक्टर था जहां इंडिया के मोस्ट ऑफ द स्टेट्स ने अडॉप्ट किया कि हम स्कूल्स में मिड डे मील प्रोवाइड करेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्या था मिड डे मील प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट स्कूल्स में? इसके दो रीजंस वैलिड रहे होंगे, हम स्टडी नहीं किए इसमें, लेकिन मेरे हिसाब से दो रीजंस रहे होंगे। पहला मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस करना, दूसरा गरीबी के कारण जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते, कम से कम वो स्कूल है उनको खाने का भी फैसिलिटी मिलेगा, तो वो उस अट्रैक्शन में भी उनका इनरोलमेंट रेशियो स्कूल्स में बढ़ेगा। इसीलिए तो सरकार सर वो इस समय में एजुकेशन में ये पॉलिसी डाली गई है कि बच्चों को आहार मिले, मतलब पोषण उनका कुपोषण के शिकार ना बने। रूरल सेक्टर में मैल न्यूट्रिशन बहुत सिग्निफिकेंट है। जी जी। चाइल्ड राइट्स को यूएन का चार्टर डिफाइन करता है, उस चार्टर का नाम है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, UNCRC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। Universally, child rights are defined by the UNCRC. According to UNCRC, child rights are the minimum entitlement
and freedom that should be afforded to all persons below the age 18 regardless of race, color, gender, language, religion, opinion, origin, wealth, birth status or ability, or therefore apply to all people everywhere. But all people का मतलब है he or she should be below the age of 18, क्योंकि यहाँ हम लोग स्पेसिफिक जो है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के बारे में बात कर रहे हैं. The event finds these rights interdependent and indivisible, meaning that a right cannot be fulfilled at the expense of another right. The purpose of UNCRC is to outline the basic human rights that should be afforded to children. There are 4 broad classification of these rights. First is right to survival. अब इंडिया में ये बड़ा peculiar प्रॉब्लम है. राइट टू सर्वाइवल का मतलब है जन्म लेने के बाद के हम लोग सर्वाइवल की बात नहीं कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से हम लोग बच्चे की सर्वाइवल की बात कर रहे हैं. और इसीलिए देखिएगा कि 96-97 के बाद एक कानून आया कि आप बच्चा या बच्ची है गर्भ में उसको आप पता करने के लिए अल्ट्रासाउंड या कोई भी मेडिकल टेस्ट आप इंडिया में कंडक्ट नहीं करा सकते. बाहर में है सोनोग्राफी. यूएस सिल्को में तो आपको बता देगा इनिशियल 3 मंथ्स के अंदर प्रेगनेंसी में कि भाई वो बच्चा है या बच्ची है. वहाँ पे ऐसा कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या था कि फीमेल फोर्टिसाइड रेशियो बहुत ज्यादा था. मतलब गर्भ में अगर लड़की है पता करके लोग अभी भी, खासकर आपका पंजाब है, हरियाणा है, इस जगह तो सेक्स रेशियो इतना स्क्यूड है कि अच्छा मतलब 3-4 भाई हैं तो सबकी शादी नहीं हो पाती. और ये मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ. 918 है सर, 918 इंडिया का है सर. लेकिन अगर आप स्टेट वाइज देखिए तो बहुत अच्छा है. साउथ में बहुत अच्छा सेक्स रेशियो है. हरियाणा पंजाब में सबसे कम है. नॉर्थ इंडिया में भी कम है. साउथ इंडिया में जाता है. तो इंडिया का एवरेज है पर 1000 गर्ल्स देयर इज 918 बॉय के अकॉर्डिंग 918 गर्ल्स चाइल्ड है. यानी कि 72 का शादी समझिए कि 82 का शादी के लिए लड़की नहीं मिल रहा है. और ये पंजाब में और हरियाणा में बहुत ज्यादा है. बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी है सर बहुत ज्यादा. 874. Right to survival. A child right to survival begins before a child is born. According to Government of India, child life begins after 20 weeks of conception. यानी कि after 20 weeks जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उनका राइट स्टार्ट हो जाता है. Hence, the right of survival is inclusive of the child rights to be born, right of minimum standard of food, shelter and clothing, and the right to live with dignity. तो जिन लोगों के पास प्रेगनेंसी में आप देखिएगा गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते हैं कि जिन लोगों के पास प्रॉपर मेडिसिन या फूड लेने को पैसे नहीं है, अगर वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अपना ट्रीटमेंट कराती हैं तो उनको उसके लिए भी मेडिसिन फ्री मिलते हैं. या हो सकता है कुछ फूड वगैरह का भी बहुत सारे स्टेट जो है वो सप्लीमेंट्री कुछ ऑफर करते हैं. सेकेंड राइट इज राइट टू प्रोटेक्शन. A child has the right to be protected from neglect, exploitation and abuse of at home or and elsewhere. तो आप देखिएगा कि पहले डोमेस्टिक हेल्प के लिए हम लोग छोटे बच्चे रख लेते थे. बहुत कॉमन प्रैक्टिस था. गांव से भाई बुला किसी को घर में हेल्प के लिए लोग चाहिए. बाद में ये सब चीजें बैन हो गई. बैन क्यों हो गई? क्योंकि बच्चों को राइट ऑफ प्रोटेक्शन मिला. उनको एक कानून मिला जिसके तहत उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है कि उनको एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज एट होम या जो डिग्निटी से रहने का अधिकार है वो बच्चों को भी मिला. थर्ड है राइट टू पार्टिसिपेशन. यानी कि चिल्ड्रन के लिए जो डिसीजन हम ले रहे हैं एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, एज अ गवर्नमेंट, उसमें बच्चों के भी ओपिनियन को शामिल करना है. A child has the right to participate in any decision making that involves him or her directly or indirectly. There are varying degrees of participation as per the age and maturity of the child. और लास्ट है राइट ऑफ डेवलपमेंट.
डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल वे में नहीं चाहिए कि भाई बच्चा फिजिकली ग्रो करे, उसको अच्छा फूड मिले या उसका बॉडी जो हो वो वेल डेवलप हो। इसमें बात की गई है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी और मेंटल डेवलपमेंट, और इस राइट ऑफ डेवलपमेंट के 3 एस्पेक्ट हो गए, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट एंड फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट को समझ में आती है, इसीलिए आप देखिएगा कि हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम चलता है फिट इंडिया मूवमेंट, ये इंडिया मूवमेंट। गवर्नमेंट का बहुत कंपल्शन होता है कि 1 पीरियड गेम्स डेली दीजिए बच्चों को, उनके स्टैमिना को, उनके फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाइए, उनका इम्यून सिस्टम उससे डेवलप होगा, वो एक्टिव रहेंगे। मेंटल डेवलपमेंट हो गया कि उनका टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम दी जो भी 3 साल या 4 साल से उनका स्टार्ट होता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी आंगनबाड़ी सिस्टम अडॉप्ट किया, और आंगनबाड़ी में बहुत पहले से खाना मिलता है। आंगनबाड़ी में स्कूल में तो खाना बहुत लेट इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन आंगनबाड़ी सिर्फ जब से ये कॉन्सेप्ट बना आंगनबाड़ी का, तब से उनको वहाँ पे कुछ न कुछ फूड मिलता है। अब तो सब मिलता है सर, बच्चों का खिलौना, गर्भवती महिला के दवाई वगैरह सब मिलता है। अभी तो नहीं पता, नहीं सर, सब मिलता है। पहले गांव जाते थे तो हम लोग भी बैठ जाते थे, तो वहाँ मिलता था हम लोग को, और हम लोग वेट करते थे कि हम लोग को भी खाने को कुछ मिलेगा। सत्तू और चीनी मिला हुआ आता था सर। याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि कुछ खाने को मिलता था डेली। मिला हुआ आता था। तो मेनू पीछे होता है, मेनू के अनुसार मिलता है। आप ये मेनू बना। अब तो गवर्नमेंट ने बहुत इस पे फंडिंग बढ़ाई है, क्योंकि बहुत सारे जो यूएन का चार्टर है या गवर्नमेंट के भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, उसके तहत बजट बढ़ाया जा रहा है। और इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चों का प्रॉपर केयर करना है और उनको लव एंड कॉम्पैशन देना है एवरीवेयर, चाहे वो घर पे हो तो घर पे, अगर स्कूल में है तो स्कूल में, और बाहर है तो बाहर में, तभी बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होगा। अगर बच्चों को लव एंड कॉम्पैशन बचपन से नहीं मिलेगा तो इसीलिए देखिएगा कि डिसऑर्डर्स आने लगते हैं बच्चों में बहुत ज्यादा, या उनमें कुछ फोबिया या फियर डेवलप हो जाता है बहुत छोटे एज में। अब ये राइट्स की तो बात हो गई कि भाई ये राइट्स हैं, यूएन ने डिफाइन कर दिए हैं अपने कन्वेंशन में, और ये कन्वेंशन सब कंट्रीज पे वैलिड है जो यूएन के ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। यूएन के कोई भी चार्टर, रेजोल्यूशंस, कोई भी कन्वेंशन जो उनके मेंबर कंट्रीज हैं उन सब की यूनिवर्सली बाइंडिंग है। अब है चाइल्ड प्रोटेक्शन। UNICEF considers child protection as the prevention or responding to the incidents of abuse, exploitation, violence and neglect of children। यानी इन सब चीजों से बच्चों को बचाना है। फिर से रिपीट करता हूँ, इंसिडेंट्स ऑफ अब्यूज यानी कि जो बैड वर्ड या गाली गलौज या धमकाना या बच्चों को अवॉइड कर बोलना, वो सब कुछ अब्यूज में आ जाएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन या तो आप फिनेंशियल करें कि भाई बच्चों को या उसके माँ बाप गरीब हैं तो आप अपने डोमेस्टिक हेल्प पे रख लिए, चलो भाई आप नीडी हो तो मैं आपको काम दे देता हूँ, ढाबे पे काम करते अभी भी हमें बच्चे मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, नारियल बेचना है, बस पे जाके ये करना है वो करना है। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। वायलेंस, वायलेंस समझ ही रहे हैं कि बहुत लोग हैं कि अननेसेसरी बच्चों को बिना बात के इतना हिंसा। एंड निग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड, अगर चाइल्ड को प्रॉपर केयर नहीं मिल रहा है तो उससे भी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉपर केयर में भी पेरेंटल केयर हो सकता है, मे भी उनको प्रॉपर फूड्स नहीं मिल रहा हो, मे भी प्रॉपर क्लोथिंग नहीं मिल रहा हो, मे भी प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रहा हो, तो निग्लेक्ट ऑफ एनी काइंड, उससे भी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है। दिस इंक्लूड्स कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसके लिए इंडिया में बहुत टफ लॉ भी बना है जो पॉस्को 2012 में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, पॉस्को का फुल फॉर्म है, ये 2012 में इनैक्ट हुआ था, और ये इंडिया का टाटा के इक्विवेलेंट इसमें समझने की प्रोविजंस है। अगर इसमें किसी मेल या फीमेल को बुक किया, ये लॉ सिर्फ मेल के लिए नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा।
चिल्ड्रेन का जो सेक्सुअल ऑफेंस है वो सिर्फ मेल नहीं करते हैं, फीमेल भी करते हैं। तो ये लॉ दोनों जेंडर पे एप्लीकेबल है और उन दोनों से बच्चों को बचाने के लिए ये लॉ इनैक्ट किया गया है 2000 और इसके प्रोविजन बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर एक बार इसमें आपको बुक किया गया तो बेल मिलना बहुत मुश्किल है। This includes commercial sexual exploitation हो गया, ट्रैफिकिंग हो गया। ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को किडनैप करके दूसरे कंट्री भेज दिए, बच्चों को किडनैप करके कोई ऐसे मैरिड पेयर्स हैं जिनके बच्चे नहीं हो रहा है उनको दे दिए। हॉस्पिटल में भी बच्चों का एक्सचेंज बहुत होता था, है ना। एक पेरेंट को लड़की हुई, एक पेरेंट को लड़का हुआ तो नर्स भी एक्सचेंज कर देती थी पेरेंट। चाइल्ड लेबर, हार्मफुल ट्रेडिशनल practices such as female genital mutilation, ये सब अभी भी आपके मुस्लिम कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है। जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन और कटिंग है वो आपके मुस्लिम कंट्रीज में, इंडिया में तो अभी सब प्रैक्टिस नहीं है ना, हम लोगों ने कभी किसी जगह सुना है, लेकिन मुस्लिम कंट्रीज में बहुत सुनने को आता है। जो गल्फ कंट्रीज हैं, जो एजुकेशनली डेवलप नहीं हो पाए, जहाँ पे ट्रेडिशनल तरह से पढ़ाई लिखाई हो रही है, या अभी भी है कि भाई गर्ल्स को नहीं पढ़ाना है, वहाँ कुछ जगह पे शायद प्रैक्टिसेस अभी चल रही होंगी। एंड चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन ऑल्सो अलाउज चिल्ड्रेन टू हैव एक्सेस टू देयर अदर राइट ऑफ सर्वाइवल, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड पार्टिसिपेशन। प्रोटेक्शन के तहत सरकार ने बहुत सारी योजना लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ, बचपन आंदोलन कैलाश सत्यार्थी ने चलाया था 1980 में, और केंद्रिक ने चलाया था 1992 में। इस तरह के अभियान तो नेशनल लाइफ से जो है बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए जिसके तहत हम बच्चों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत सारे प्रोग्राम रन होते हैं सर इस पर। स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत खर्च करना चाहती है इन सब चीज़ों पे, क्योंकि अगर आपका नेक्स्ट जनरेशन ही प्रॉपर नहीं आएगा तो कंट्री डेवलप कैसे करेगी। जो फंडामेंटल राइट्स है वो तो हर एक इंडिविजुअल को बाय बर्थ इंडिया में या कहीं भी मिल ही जाता है, लेकिन इसीलिए चाइल्ड राइट्स को स्पेशलाइज्ड राइट्स बोला गया है कि इन एडिशन टू दी नेचुरल राइट या फंडामेंटल राइट, ये एडिशनल सिर्फ बच्चों के लिए है, वो भी 18 साल के नीचे के लिए। अदरवाइज तो फंडामेंटल राइट्स तो नहीं हम लोगों के पास ना। बाय द वर्च्यू ऑफ बर्थ इन एनी कंट्री आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाते हैं, उसके लिए कहीं आवेदन नहीं देना होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन है। बाय डिफॉल्ट हम इस देश में पैदा लेंगे और राइट्स ऑटोमेटिकली हमें मिल जाएगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर कास्ट, रिलीजन, रेस, कलर, कुछ भी। वो तो हमें फंडामेंटल राइट्स है जिसको हम लोग यूनिवर्सल सिविल राइट बोलते हैं, वो तो हमें मिल ही जाता है, वो हर कंट्री के हर एक लोग को मिल जाता है। क्या सर इंडिया के पीपल यदि अमेरिका में चले गए, जो बच्चा पैदा किया अमेरिका में, वो वहाँ का मिल जाएगा? सर अगर आपका बच्चा यूएस में आप जाते हैं और आपको टेम्पोररी रेसिडेंट भी कैटेगरी मिला हुआ है और वहाँ बच्चा जो बर्थ होता है वो यूएस सिटीजन होता है और इंडिया में उसको एनआरआई ट्रीट किया जाता है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स के बच्चे वहीं डेलिबरेटली वो लोग वहीं बर्थ दिलवाएंगे, भाई बाई लॉ ऑफ वहाँ का रेसिडेंट है, सारे राइट्स, सारे फैसिलिटीज, सारे कुछ उस बच्चों पे जो एक अमेरिकन को है उसको भी मिला हुआ है, सेम राइट। अक्षय कुमार कैनेडियन सिटीजन अक्षय कुमार तो वहाँ बाद में कनाडा का सिटीजनशिप किया था। There is also a very beautiful quotation regarding the child. The child is the father of man. तो बच्चे का है कि जहाँ जिस देश में उसके पेरेंट्स काम करने में टेम्पोररी अगर उसको वीजा मिला हुआ है, जहाँ पैदा लेगा वहाँ का उसको नागरिकता मिल जाएगा। Child protection is hence the means through which all other rights of a child can be upheld. For example, a child has the right to live on normal childhood in a family environment. The child protection framework need to first take steps to ensure families are able to survive by providing them health, education and food for free or at minimal cost. अब
चाइल्ड प्रोटेक्शन में बोलता है कि भाई बच्चों को समय पे अच्छा हेल्प मिलना चाहिए, अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा फूड मिलना चाहिए, और वो भी बच्चों को फ्री मिलना चाहिए। ऑब्वियसली पेरेंट्स आपको चार्ज नहीं करेंगे। अगर पेरेंट्स या तो सक्षम नहीं है या वो किसी के पेरेंट्स नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वो सक्षम नहीं है तो उनके पेरेंट्स को डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के थ्रू उनको सक्षम बनाए या कोई अदर मीन्स निकालें जिनसे बच्चों को जो राइट एजुकेशन है, राइट फूड है, राइट डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट है वो मिले। और किसी के पेरेंट्स नहीं है तो वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चों को भाई डेवलपमेंट कराना या उसका देखभाल करना वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप देखिएगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट के फंड्स होते हैं वो डिफरेंट एनजीओस को जाते हैं। आखिर गवर्नमेंट क्यों फंड देती है डिफरेंट एनजीओस को? एनजीओ स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि ऐसे गवर्नमेंट ने प्रोविजंस दिए लोगों, मान लीजिए किसी को सोशल वर्क करना है तो गवर्नमेंट ने वो प्लेटफॉर्म दिया कि आप सोशल वर्क करिए, और सोशल वर्क करने के लिए आपका जो आपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया उसका जो भी खर्च होगा तो बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज चंदा देती हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में चंदा देते हैं, और गवर्नमेंट भी फंड करती है। तो वो एक तरह का वेलफेयर का काम कर रही है जो कि गवर्नमेंट का काम था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, इसलिए उनका नाम पड़ गया एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। काम तो वो वेलफेयर का काम कर रहे हैं। वेलफेयर क्या काम करने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट की है या सेंट्रल गवर्नमेंट की है। लेकिन बहुत लोग हैं कि भाई हमको वेलफेयर पे लोगों का काम करना है, तो उसके लिए एक नया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप किया गया जिसका नाम है एनजीओ। इसमें आप एज ए इंडिविजुअल कंपनी उस ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने का एक तरीका है, उसमें कितने लोग होंगे उसका भी एक बायलॉज पूरा डिफाइंड है। यहाँ सेक्रेटेरिएट में उसको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जब रजिस्टर्ड हो जाएगा और आपका वर्क अच्छा होगा, आप सिंसियरली अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो आपको उसके लिए फंड मिलेगा स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से। मिनिमम 7 नंबर्स जो अच्छा काम करते हैं बिहार में सर लोग जीविका बनाया जाएगा। हाँ, वो एनजीओ बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, और ये अलग अलग फील्ड में काम करते हैं, जिसमें से एक फील्ड ये भी है कि आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए या जो उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है या जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं है उनका देखभाल करने के लिए भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत फंड मिलते हैं। इसी में एक वेरी नोबल पर्सनालिटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, नाम सुना है सब लोगों ने? अब देखिए ये चाइल्ड, आप इस चीज का इम्पोर्टेंस इस चीज से समझ सकते हैं कि जो चाइल्ड राइट्स है या प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इतना इम्पोर्टेंट है कि 2014 में 2 लोगों को रेसिपिएंट बनाया गया नोबेल पीस प्राइज के लिए, जिसमें हमारे देश से थे कैलाश सत्यार्थी, जिनका मेन था कि भाई चाइल्ड लेबर या चाइल्ड का जो प्रोटेक्शन है, चाइल्ड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने लगातार पूरा अपना जीवन काम में लगा दिया। और इसके इनके साथ जो को रेसिपिएंट थी वो पाकिस्तान की फीमेल जो मलाला यूसुफजई, उनका जो रोल था वो था कि भाई फीमेल एजुकेशन जो कि सप्रेस करके जनरल मुस्लिम कंट्रीज में रखा जाता है, तो काफी वॉइस रेज किया, ग्रेनाइड से अटैक भी हुआ, शी सर्वाइव आफ्टर द ग्रेनाइड अटैक। तो उसके बाद भी उसने अपना पढ़ाई भी जारी रखा और अपना पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फीमेल एजुकेशन के लिए पुरजोर तरीके से पाकिस्तान में भी काम किया, और जो भी मुस्लिम कंट्रीज थे वहां पे भी कुछ ना कुछ कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीजों को हाईलाइट करती रही। तो चाइल्ड राइट्स इतना इंपॉर्टेंट है कि 2 लोगों को उस साल नोबेल पीस प्राइज मिला
और वो भी ड्यू टू कि दे वर एक्टिव इन द फील्ड ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। थोड़ा सा हम लोग कैलाश सत्यार्थी जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Born on 11 January 1954, is an Indian social reformer who campaigned against child labor in India and advocated the universal right to education. In 2014, he was the co-recipient of the Nobel Peace Prize along with Malala Yousafzai for their struggle against the suppression of children and young people for the right of all children to education. He is the founder of multiple social activist organizations including Bachpan Bachao Andolan, Global March Against Child Labor, Global Campaign for Education, Kailash Satyarthi Children Foundation and Bal Ashram Trust. बहुत अटैक हुए इन पे भी। जब इनिशियल ईयर्स में आप जाते हैं कि भाई किसी जगह चाइल्ड लेबर मान लीजिए किसी फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, माइंस में या बहुत बड़े कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट में, बीड़ी की फैक्ट्री में, जहाँ पटाखा बनाने की फैक्ट्री होती है, सीमेंट की फैक्ट्री होती है, इस तरह के जहाँ मान लीजिए बीहड़ में काम होता है, इंडस्ट्री है लेकिन वो मेन टाउन में नहीं है, वो टाउन से दूर है। अगर वहाँ पे आप जाते हैं और आंदोलन छेड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई आप बच्चों को लेबर नहीं रखो, तो वहाँ तो आपके अटैक होना है ना, यह सर्वाइव नहीं होता है। आप कहीं माइंस में जाके बोलोगे कि यहाँ पे आप बच्चों को नहीं रखो, बच्चों के रखने से उनकी सैलरी बच रही है, तो आप पे अटैक करेंगे ना। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था आपका कैलाश सत्यार्थी जी का। इंडिया में रफली आपका 500 मिलियन चिल्ड्रन है। 500 मिलियन चिल्ड्रन का मतलब हो गया लगभग 50 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। 135 करोड़ की आबादी है। 50 करोड़ जो है वो चिल्ड्रन का मतलब आपको बता दिया। लीगल चिल्ड्रन का मतलब क्या है? अंडर द एज ऑफ 18। This constitute around 37-38% of the total population of the country। ये डेटा जो है सेंसस 2011 में लास्ट हुआ था उसका डेटा है। अभी सेंसस का 2011 में 2021 हर 10 साल में इंडिया में सेंसस होता है, तो कोरोना के कारण सेंसस का वर्क अभी टल गया है। मे भी 2 साल में नया फिगर आ जाए। हर 10 साल में इंडिया में आधार कार्ड का अकॉर्डिंग जो डाटा कलेक्ट हुआ था सर, उसके अकॉर्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 70 करोड़ चाइल्ड नहीं, चाइल्ड नहीं है। 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज अंडर 30 इयर्स इंडिया में। वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन, इसलिए इंडिया को यंगेस्ट पॉपुलेशन बोला जाता है। इंडिया के एजुकेशनल सिनेरियो की बात करते हैं हम लोग। 1 in 4 चिल्ड्रन ऑफ स्कूल गोइंग एज इज आउट ऑफ स्कूल इन आवर कंट्री, यानी कि स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो जो इंडिया में है वो हर 4 में से 1 बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो में फीमेल स्टूडेंट्स का रेशियो बहुत ज़्यादा है। हम लोगों ने अपने स्कूल में भी कुछ पेरेंट्स को देखा है, उन्होंने पढ़ाई डिसकंटिन्यू कराया हुआ लड़कियों को, या फिर उनको यहाँ से नाम कटा के गवर्नमेंट को निकाल दिया। कोरोना के बाद तो ये चीज़ें काफ़ी फ्रिक्वेंट देखने को मिली है। या तो उनकी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो गई, यानी अभी लड़का पढ़ लेगा, लड़की को जब पैसा हो 1-2 साल बाद पढ़ाएंगे, या फिर उनको गवर्नमेंट में डाल दिया। इसीलिए दूसरा आरटी लागू किया है। हाँ, आरटी सर एक्चुअली ये जो बाइंडिंग है ना, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे कर दिया है। हाँ, ये अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे जब आप बाइंडिंग करोगे तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को कब ना पढ़ाएंगे जब उसके पास आएंगे। बिल्कुल। आप ये देखिए कि राइट टू एजुकेशन का मतलब है कि हमें नर्सरी और 1 में 25% सीट रिजर्व करते हैं, राइट, कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाना है।
अब एज पर दी एक्ट ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो लॉटरी सिस्टम से बच्चों को ब्लॉक में अप्लाई करेंगे, कहीं भी अप्लाई करवाएं, बच्चों को चूज करें और जो उनके पास स्कूल के लिस्ट है वहाँ एज पर दी जो भी उनको क्राइटेरिया वो बच्चे को भेजें। अब ब्लॉक ने क्या किया, सारा कुछ स्कूल में छोड़ दिया, आप एडवर्टीजमेंट कीजिए, आप लीजिए, आप करिए। तो पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है ना इंडिया में वो प्रॉपर्ली नहीं हो पाता, इसकी बेनिफिट जो है डिप्राइव्ड सेक्शंस को सही से नहीं मिल पाते। हालांकि गवर्नमेंट स्कूल भी सर इसी पॉलिसी के अंदर चलते हैं, 8 तक आरटी के तहत उनका अपना जो है वो इसी के तहत चलते हैं, इसी के तहत रेगुलेट होते हैं आरटी के तहत 1 to 8 सरकारी हाँ सरकारी सरकार का हो या केंद्र हाँ केंद्र सरकार का उनका तो फीस ऐसे भी बहुत कम होता है, उनको बस फ्री करना है। हाँ फ्री करना। लेकिन प्रॉब्लम है प्राइवेट स्कूल से ना, प्राइवेट स्कूल हाँ से जब 25% अगर आप प्राइवेट स्कूल से आपको वर्क लेना है तो आपको कंपल्सन क्रिएट करने पड़ेंगे ना। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स क्यों तैयार होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट 25% सीट देने को? इफ एट ऑल वो तैयार भी है तो फिर आपका सपोर्ट नहीं है। आप सोचिए कि राइट ऑफ एजुकेशन में स्कूल को इनरोल करना, आप समझिए कितना पॉलिसी पैरालिसिस है इंडिया में। राइट टू एजुकेशन में हमें पूरा फाइल बना के देना होता है, कम से कम आपके 15 डॉक्यूमेंट लगते हैं। हम लोगों ने वो बना के अप्लाई किया, जब उस बिल्डिंग में थे तभी अप्लाई किया। अप्लाई करके 6 महीना दौड़ा, कुछ फाइल टूट गई। लास्ट में हम लोगों ने 35,000 ब्राइब पे किया, तब हमें आरटी का रजिस्ट्रेशन मिला। आप सोचिए कि वो एक्ट जिसने स्कूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है बच्चों को, अभी 25% सीट दे रहा है जिस क्लास में डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। मान लीजिए मैंने गवर्नमेंट को बताया है कि नोटिफिकेशन दिया है कि हम लोग नर्सरी और 1 में डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। नर्सरी में हमने 120 सीट्स बताया है, और चूंकि वो बच्चे कैरी फॉरवर्ड करके 80 बच्चे तो हमारे यूकेजी से 1 में आते हैं, तो हमने फ्रेश सीट्स बताया 40 आते हैं 1 में। उसका 25% मतलब 10 सीट हो गए, और 120 का 25% हो गया आपके 30। अब ये मैं फ्री ऑफर कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि आप भेजिए बच्चों को, हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके रजिस्ट्रेशन के लिए भी मुझे 1.5 साल इंतजार करना पड़ा और 35,000 ब्राइब पे करना पड़ा। ये तो बहुत बड़ा करप्शन है, करप्शन है तो करप्शन ही कहेंगे हम। और जो पैसे ले रहे हैं उनका भी जमीन सोचिए कि कैसा है कि एक गरीब बच्चे जिसको एजुकेशन मिलेगा उसके उस स्कूल को रजिस्ट्रेशन देने के लिए पैसे ले रहे हैं। ऐसा है ना कि भाई पैसे इलीगल में भी कुछ लेवल बना हुआ है ना। अब एक मान लीजिए कोई गिट्टी बेच के कमा रहा, चलो ठीक है, कोई निकाल, कोई एक किडनी बेच के कमा, दोनों में फर्क है ना। गिट्टी बेचना और किडनी बेचने में तो फर्क है। Out of every 100 children, only 32 children finish their school education appropriately. यानी कि हर 100 बच्चे में सिर्फ 32 बच्चे ही हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें रूरल और अर्बन की बात कर रहे हैं, वो अपनी स्कूल एजुकेशन का मतलब है टिल 12 प्रॉपर्ली कंप्लीट कर पाते हैं। तो उसके पहले कुछ लेवल आप समझ लीजिए कि कितना लेवल का ड्रॉप आउट हो जाता है। इसमें जो मेजॉरिटी सफर है वो है फीमेल स्टूडेंट। और एक और डेटा है कि ओनली 2% ऑफ स्कूल्स ऑफर कंप्लीट स्कूल एजुकेशन फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12। यानी अगर 1 लाख स्कूल हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो सिर्फ 2000 स्कूल ऐसे हैं जिनके पास क्लास 12 तक के पढ़ाने की क्षमता है। तो हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम लोग 2% ऑफ दी कैटेगरी में है। अगर प्लस 2 तक एफिलिएटेड नहीं होते तो बाकी 98% कैटेगरी में हम लोग शिफ्ट हो गए होते। चाइल्ड लेबर और एक्सप्लॉयटेशन पे कुछ डेटा हम लोग डिस्कस करते हैं। There are 11 to 12 million children laborers between 5 to 14 years of age। यानी 5 से लेके 14 साल तक के एज के बच्चे जो हैं लगभग
चाइल्ड लेबर्स इंडिया में, और उसकी क्वांटिटी लगभग आप समझ लीजिए कि 1 बिलियन, मतलब 1 से 1.5 करोड़ के बच्चों की हम लोग बात कर रहे हैं। 1 बिलियन में 10 लाख, हम लोग 10 से 12 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो लगभग 1.25 करोड़ बच्चे की हम लोग बात कर रहे हैं अभी भी जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, यानी कि वो अपने फैमिली के लिए अभी भी इनकम जनरेट कर रहे हैं और स्कूल नहीं जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। Every 8 minutes, a child goes missing in India. Kidnapping and abduction is the largest crime against children in our country. यानी हर 8 मिनट में एक बच्चा अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। अब इसको किडनैपिंग बोल लीजिए, ट्रैफिकिंग बोल लीजिए, ऑर्गन जो सेल करते हैं उसमें भी बहुत बच्चे को ट्रैप किया जाता है। फिर वो बेगिंग का भी रैकेट है, बच्चों को भिखारी बनाता है। फीमेल गर्ल्स कैंडिडेट्स को बहुत सारे गल्फ कंट्री में सेल कर दिए जाते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं, मूवीज भी हैं। फिल्म मेकर बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहते हैं। फिल्म का इम्पोर्टेंट रोल है सोसाइटी में। Over the last 10 years, crime against children has increased 5 times और उससे ज्यादा, यानी कि लगभग 15-20 साल पहले कानून तो आया, लेकिन कानून अपना काम नहीं कर रहा है, इसलिए लास्ट 10 ईयर्स में जो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन था वो 5 to 6 टाइम्स बढ़ गया। तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? नीतीश जी अगर बिना सोचे समझे डिसीजन लेंगे और अपने थाना और कोर्ट की कैपेसिटी नहीं बढ़ाई और नया एक्ट ले आइएगा जहाँ पूरा जुडिशियरी से लेके पूरा लीगल फ्रेमवर्क आज परेशान है ड्यू टू अल्कोहल प्रोहिबिशन। बिहार में मेजर लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो गया है। आप एक नॉर्मल ऑफेंस करके अगर आपको जेल होती है जिसका बेल होना चाहिए 48 आवर्स में, उस बेल को अब लग जा रहा है 8 महीने 1 साल जेल में लगता है। कोर्ट में केसेस इतना पेंडिंग होता है। मतलब अभी समझिए कि हम लोग का पाला नहीं पड़ा है पुलिस से, वरना हम लोग समझिए कि पुलिस राज में जी रहे हैं। एक आदमी अगर आप और कोई भी सिविल मैटर में भी आपको अरेस्ट होता है ना, तो बेल लेने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। मैं 1-2 लोगों को देखता हूँ, खासकर नीतीश गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा हो गया। कोर्ट है ना, ज्यादा बढ़ गई नीतीश सरकार में। पहले की सरकार देखी नहीं, अब चेंज होगा ना फिर भी देखिएगा कि ये चीज ये इश्यू नहीं रहता है नीतीश की सरकार में। अब बताइए जुडिशियरी में अभी भी समर वेकेशन चल रहा है, 5 करोड़ केस इंडिया में पेंडिंग है और यहाँ के जजेस को 45 डेज का समर वेकेशन और ये चीज को प्रॉब्लम है सर। और किसी की मजाल नहीं है कि लाट साहब के सामने, गुजराला के सामने कोई बोल दे या कोई मीडिया रिपोर्ट कर दे। उसके भी कई कारण हैं सर। तो एक्चुअली जो कोर्ट्स हैं उसमें बहुत सारे जो सीट्स हैं वो भी वैकेंट है। वो सरकार की पॉलिसी ऐसी है कि वो उसको फिलअप नहीं किए। अगर हम अपने ही हाई कोर्ट की बात करें तो यहाँ 62 या हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मसला क्या है ना कि जुडिशियरी का कहना है कि हम अपॉइंटमेंट करेंगे कॉलेजियम का। कॉलेजियम सिस्टम आप लोग जानते हैं? कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि 10 हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज मिल गए, अब वो डिसाइड करेंगे कि अगला जज कौन होगा। और अगर आप एक बार जज बन गए ना तो आपके हर जनरेशन से एक आदमी जरूर जज बने। एकदम बिल्कुल ये हायरार्की हो जाता है, ये खानदानी चल रहा है। कॉलेजियम सिस्टम में जजेस कौन किसको सेलेक्ट करते हैं, या तो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और दूसरा कि अगर आपके दादा वादा जज रहे हैं तो आप जज बन जाएंगे, उसकी गारंटी है। सबसे ज्यादा हाई कोर्ट में भी चल रहा है, इंडिया के सारे हाई कोर्ट में जुडिशियरी में कास्टिज्म बहुत देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। अगर राजपूत
जज है तो आपको राजपूत वकील करना है, अगर लाला जज है तो आपको एक 3-4 एडवोकेट आप रखते हैं तो उसमें एक लाला अगर एडवोकेट आप नहीं रखोगे तो केस शुरू में आपके अनफेवरेबल हो गया। इन सब चीजों से जब पाला पड़ेगा तब आपको दिखेगा कि जुडिशियरी कितना गंदा है। इसके लिए अमेंडमेंट हो रहा था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं ना, गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई जजेस का अपॉइंटमेंट हम लोग करेंगे, यस सर, कहा उसका चलने ही नहीं दिया, मेजर रिस्क हो गया। इसीलिए आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जज अचानक से मीडिया में आए, बोले मोदी सरकार का ये प्रेशर है, फलाना प्रेशर है, तिलकाना प्रेशर है। और जो सबसे मीडिया में आके स्टेटमेंट दिए थे रंजन गोगोई कौन थे? अब पता चला कि वही राम मंदिर के फेवरेबल डिसीजन दिए और राज्यसभा का उनको मेंबर बनाया गया। लुटियन जोन्स, दिल्ली का जो सबसे एलीट गवर्नमेंट कॉलोनी है उसको लुटियन जोन बोलते हैं। लुटियन एक आर्किटेक्ट थे फ्रांस के, उन्होंने पूरा वो सेंट्रल दिल्ली जो है ना, जो विनियाकी इलाका है, इट वाज वो जो आर्किटेक्ट जो थे लुटियन साइड उन्होंने ही फ्रांसीसी आर्किटेक्ट थे, उन्होंने पूरा राजभवन का वो पूरा इलाका, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जितने भी को वहाँ पे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं वो सारा कुछ लुटियंस ने डिजाइन किया था। तो लुटियन जोन में रहने का ऐसा वहाँ लत लगता है कि फिर आदमी छोड़ नहीं पाता है। Fear of failure in examination is in the second highest cause of suicides in children. और ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं है, आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूशन पे सुसाइड रेट ज्यादा है, क्योंकि वो बच्चे इमोशनली डेवलप उतना नहीं हो पाते हैं, पूरा समय किताब में लग जाता है। आपके जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, दिल्ली यूनिवर्सिटीज हो या IITs हो या जो भी हो, जहाँ पे बहुत बच्चे कॉम्पीट करके जाते हैं और वहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो सुसाइड केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्ट किए जाते हैं। तो बच्चे को हमें थोड़ा सा रफ एंड टफ घर में भी बना के रखना है, बहुत सेंसिटिव उनको नहीं होना है और एक सोशल सर्कल में उनको जरूर भेजना है। बच्चे बच्चों के साथ रह के सीखेंगे, पढ़ेंगे और इमोशनली ज़्यादा मैच्योर। बच्चों को सिर्फ हम लोग किताब में बांध के रखेंगे तो वो पढ़ाई में तो अच्छे निकल सकते हैं, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट उनका प्रॉपर नहीं हो पाएगा, वो बहुत जरूरी है। नहीं तो पढ़ने लिखने के बाद तो बच्चा परेशान रहता है, हमेशा उसके अंदर फियर ऑफ लूजिंग या फियर ऑफ फेलियर रहता है कि हम कहीं पीछे न छूट जाए, ड्रॉप हो जाने की बात होता है। हेल्थ से रिलेटेड कुछ स्टैटिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। The health indicators of children in India are among the worst in the world. Only around half, 54% of the infants in India are fully immunized. Immunized का मतलब है कि during pregnancy and after delivery of the child उनको बहुत सारे vaccines, immunization program सेंट्रल गवर्नमेंट का भी चलता है, ठीक है, NHRM जो आपका स्कीम है उससे भी चलता है और स्टेट गवर्नमेंट के भी चलता है। लेकिन फिर भी इतने प्रोग्राम चलाने के बाद भी only 54% of infants in India are fully immunized, यानी कि जो उनको बचपन में वैक्सीन लगने हैं 4 साल की एज तक, शायद 5 साल तक ज़्यादा वैक्सीन लगते हैं, वो प्रॉपर वैक्सीनेशन उनका नहीं हो पाता। मैक्सिमम टाइम तो सर रहता ही नहीं है उनके पास। अगर जो भी अगर गवर्नमेंट सेक्टर के जो भी डिस्पेंसरीज है अगर उसमें जाइए तो वहाँ रहता ही नहीं है। और अगर वो सिविल में जाते हैं और प्राइवेट जो भी ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल है उसमें जाते हैं तो कॉस्ट इतना अधिक है, एक वैक्सीन का कॉस्ट जो है 12,500 20 रुपये का वैक्सीन जो है ना प्राइवेट क्लिनिक्स में हम लोग बच्चे को 1,000-1,200-1,500 का दिलवाते हैं। हम लोग लगवाए मैक्सिमम वैक्सीन्स का जब डेवलपमेंट हुआ था ना तो 20 साल पहले हुआ और सबका पेटेंट अब फ्री है, यानी कि उस केमिकल कंपोजिशन से मैक्सिमम कंपनीज बना सकते हैं। उसके बाद भी 10 रुपए का 20 रुपए का माल जो है हम लोग को 1,000-1,200-1,500 जेनरिक में कोई लिखता ही नहीं है सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और इतना आप समझ नहीं सकते हो ना, वो बोल देगा नहीं बच्चे के लिए ठीक नहीं, तो आप क्या करोगे, एक स्टेटमेंट उसका आपके दिमाग में घुस जाएगा।
हवाई हल्ला करने लगे कि सब जगह पर नहीं बचा तो नहीं बचाइएगा। ज्यादा पोस्टपोन भी तो नहीं कर सकते हैं ना। ये भी है कि जागरूकता जो है, सामाजिक जागरूकता, अभी भी आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं तो आपकी बात जान रही है कि बीसीजी का टीका दिलवाना है, पल्स पोलियो का दिलवाना है, लेकिन जो बिल्कुल अन्य रूरल एरिया में रह रहे हैं लेडीज जो है, उनको तो अवेयर ही नहीं है कि हमें यानी प्राइवेट में कोई एडवांटेज है ना सर, वो पूरा लिस्ट दे देगा और 4 टीका ज्यादा ही रहेगा, कम नहीं रहेगा। उसको तो पता है कि एक वैक्सीनेशन यहाँ से कराया और पूरा उसका कैलेंडर बना के रखिएगा। आशा जो है प्रोग्राम चलाया जाए, जैसे गांव की महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है कि आप नेक्स्ट है 4 out of 5 children. 4 out of 5 children under 3 years of age in our country are anemic. Anemic का मतलब है उनका हीमोग्लोबिन जो भी प्रिस्क्राइब लिमिट है उससे कम है। आयरन डिफिशिएंसी। और उसका मेन रीजन है आपका मैलन्यूट्रिशन या लैक ऑफ बैलेंस डाइट। नेक्स्ट है 3 out of 5 children in our country are malnourished, यानी कि जो डिजायर्ड लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स मिलना है वो हमारे बच्चों को 5 में से 3 बच्चों को नहीं मिल पाता है। जबकि सर अगर मेडिसिन की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन है हमारे यहाँ से दूसरे जगह भेजने का। और we are one of the biggest pharma producer। और उसके बावजूद भी हमारे यहाँ के लोगों इंडिया सबसे ज्यादा और टॉप क्वालिटी वैक्सीन डेवलप करता है और हमारे से 54% बच्चे को वैक्सीन। अब सोचिए कि हम लोगों ने बहुत कम समय में अब लगभग 230 करोड़ 240 करोड़ डोज जो है अपने पॉपुलेशन को दे दी। इंडिया की वो कैपेसिटी है। इन फिर भी इन स्पाइट ऑफ दैट, इन स्पाइट ऑफ ऑल गवर्नमेंट एफर्ट, इन स्पाइट ऑफ दी लेजिस्लेशन, कानून भी बना हुआ है इस पे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, उसके बाद भी सिर्फ 54% बच्चों को प्रॉपर वैक्सीनेशन मिल पा रहा है। पोलियो इरेडिकेट करने में हमें 30 साल लगे। पोलियो इरेडिकेट करने में हमें 30 साल लगे। मलेरिया को हम लोग आज तक इरेडिकेट नहीं कर पाए। ट्यूबरकुलोसिस को हम लोग आज तक इरेडिकेट नहीं कर पाए। पूरे इंडिया में ट्यूबरकुलोसिस से मोर देन 800 डेथ पर डे होते हैं। हम लोग जब 1000-1200 कोविड से बच्चे हम लोग का पॉपुलेशन का डेथ होता था तो पूरा मीडिया में छा गया। लेकिन इस बात को कोई हाईलाइट नहीं कर रहा है कि पर डे मोर देन 800 डेथ्स ट्यूबरकुलोसिस से होते हैं। Around 8.5 lakh children are estimated to die before their first birthday each year. यानी कि 8.5 लाख बच्चे जन्म लेने से अपने फर्स्ट बर्थडे तक का समय नहीं दे पाते। ये हमारे देश के हेल्थ सिस्टम का नेगेटिव लेटेस्ट डेटा ये बताता है कि 1/3 इन्फेंट्स ही सिर्फ प्रॉपर डाइट मिलता है उनको। गर्ल चाइल्ड के बारे में भी कुछ डेटा है। 42% of married women in India, 42% of married women in India were married as children। यानी कि अगर 100 लड़कियों की शादी हो रही है 42 उस समय 18 साल से एज के कम थे। और हम लोग पटना से कितने किलोमीटर गए? 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर कितना है दानापुर आपका? 7 किलोमीटर। 5 किलोमीटर तो सेट किया है, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पटना नहीं 7 लगा लो आप 8 लगा लो, सबना मोड़ से जोड़ लो। सबना मोड़ तो प्रॉपर 10 पटना है। यहाँ आपका आते आते ना यहाँ भी अभी बहुत फ्रिक्वेंट है। अगर आप 10 यहाँ की लोकल शादियों में जाओगे 5 में आपको मिलेगी कि लड़की 11th-12th है उससे कम क्लास की। क्या मैडम मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए। आप भी इस एरिया की हैं, मैं भी इस एरिया की हूँ। क्या गायत्री गलत बोल रहे हैं? बहुत ऐसा होता है कि शादी हो जाता है एकदम छोटी में, एक क्लास में शादी बहुत कम हो गया मेरे गाँव में। अभी भी दानापुर में भी हो जाता है। दानापुर में तो हम नहीं देख रहे हैं ज्यादा, लेकिन इस एरिया में तो हम देख रहे हैं। मेरे मोहल्ले में ही खुद होता है। क्लास की नहीं, मेरा दिख रहा है।
जबकि हमारे पास प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, उसके बाद अब देखिए कि 4.5 लाख गर्ल्स एवरी ईयर ऐसी होती हैं इंडिया में जिनकी शादी 15 साल से कम की है, जिनकी उम्र 15 साल से कम है, वो शादीशुदा भी है और मां भी है। यानी 15 साल की उम्र में तक ऐसी 4.5 लाख गर्ल्स हर साल होती हैं जो शादीशुदा है और मां भी है। उनका क्या डेवलपमेंट होगा, क्या जिंदगी उन्होंने देखी, क्या देखी? टॉपिक को आज के लिए ओवर करते हैं। इफ यू ऑल हैव एनी क्वेश्चन देन वी कैन डिस्कस इट। थैंक यू सो मच। एक मेरे तरफ से मेरी तरफ से स्लोगन है सर, जैसे कि सब लोगों का स्लोगन होता है, आनंदित रहिए कि हम द गार्डन पब्लिक स्कूल के कर्मचारी हैं। Thank you so much.